हाय गाइस, वेलकम टू अ ऑनेस्ट फ्रंट एंड डेवलपर मॉक इंटरव्यू। तो इसी इंटरव्यू फॉर्मेट में 95% ऑफ कंपनीज कवर होती है एक्सेप्ट फैंग। एंड इस इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चंस होंगे ऑर्डर में, आप नंबर्स भी देख सकते हैं ब्रैकेट में। तो इस वीडियो में कैंडिडेट के भी आंसर है मेरे आंसर्स के साथ साथ। अगर आप चाहें तो कैंडिडेट्स के आंसर स्किप कर सकते हैं, बट गलती से भी मेरे क्वेश्चंस और आंसर स्किप मत करना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इंटरव्यू पे चलते हैं। आप पहले मुझे ये बताओ कि आप अपने आप को कितना रेट करोगे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में इंडिविजुअली आउट ऑफ 10? HTML 8, CSS 9 and JavaScript 8। पहले HTML से स्टार्ट करते हैं। Sure। तो पहले मुझे बता सकते हो कि HTML के क्या क्या नए नए टैग्स आए हैं HTML 5 में? आर्टिकल टैग आया है हमारा HTML में, और ब्लॉक कोड आया है हमारा HTML 5 में। Okay. तो डिटेल में बताऊं तो यार HTML 5 में बहुत सारे न्यू टैग्स आए थे। उसमें से कुछ नए नए सेक्शंस और फीचर्स को सपोर्ट करते थे, और कुछ इनपुट टाइप एलिमेंट्स में भी न्यू न्यू चीजें आई हैं। तो जैसे मैं नेम करूं तो आपका हेडर हो गया, फुटर हो गया, नैव हो गया, असाइड हो गया, ऑडियो, वीडियो, कैनवस। और इनपुट में बात करूं तो आपका कलर हो गया, डेट टाइम हो गया, टाइम स्टैम्प हो गया। इनकी लिस्ट आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे। तो इनको डिटेल में विजिट करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक HTML का क्वेश्चन है, हाँ तो क्या हमें इनलाइन लेवल एलिमेंट जैसे स्पैन हो गया, उसके अंदर एक डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट जैसे कि डिव हो गया, इंजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए हमें। क्यों नहीं पता। तो आपको इनलाइन लेवल एलिमेंट हो गया जैसे कि एंकर टैग, और डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया जैसे कि डिव। तो कभी भी इनलाइन लेवल एलिमेंट के इनसाइड ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं डालना चाहिए। यार ये HTML आपको कभी एरर नहीं देता, बट जो एक्चुअल में फ्रेमवर्क्स होते हैं वो कभी कभी प्रोडक्शन में ब्रेक हो जाते हैं अगर आप ऐसी एरर करते हैं, और ये सेमेंटिकली भी ये करेक्ट नहीं है। तो आपकी वेबसाइट को गूगल लो स्कोर भी दे सकता है रॉन्ग HTML के लिए। CSS पे चलते हैं। हाँ जी, sure। तो CSS में कैन यू टेल मी कि रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए वेबसाइट को क्या क्या चीजें यूज करते हैं? हम लोग जो फॉन्ट साइजेस, हम लोग जो पैडिंग वगैरह है, हम लोग इन विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा व्यू पोर्ट है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग हमें हमेशा उनकी साइजेस देने चाहिए। जैसे हम लोग पिक्सल को REM या EM में, REM में जनरली हमें देना चाहिए ताकि हमारा पेज रिस्पॉन्सिव बने। उसके अलावा हम लोगों को जो अपने विड्थ हैं हमेशा परसेंटेज के रिस्पेक्ट में या व्यू विड्थ के रिस्पेक्ट में देना चाहिए। जो हमारी व्यू विड्थ होती है उसके रिस्पेक्ट में देना चाहिए। और बाकी हम रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग मीडिया क्वेरीज यूज कर लेते हैं। तो CSS से किसी वेबसाइट को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। बेसिक्स की बात करूं तो आप यार फॉन्ट साइजेस REM में यूज करिए, ताकि कभी भी जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट में आपने देखा है प्लस माइनस फॉन्ट साइज इंक्रीज होता रहता है क्लिक पे या डिक्रीज हो जाता है। तो इजीली REM की मदद से आप सिंगल एक लाइन की CSS से आप कर सकते हैं पूरी वेबसाइट का फॉन्ट साइज इंक्रीज। दूसरा हो गया आपका मीडिया क्वेरीज। तो मीडिया क्वेरीज आप हर डिफरेंट डिवाइस के लिए आप अपने ब्रेक पॉइंट्स लगा के डिफाइन कर सकते हैं कैसा क्या स्टाइल करना है। तीसरा हो गया मीडिया क्वेरीज की हेल्प से आप क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप यूज करता है क्लासेस की, इस विड्थ के इस डिवाइस पे ये चीज होनी चाहिए, इस विड्थ के इस डिवाइस पे ये चीज होनी चाहिए। आप वैसे भी कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिव की जब हम बात करते हैं तो कैन यू टेल मी 5 वेज जिसमें हम डिव को एक सेंटर लाइन कर पाए पेज पे, डिव को या इमेज को? अच्छा, तो ये हमारा डिव है, डिव के अंदर इमेज है, और इमेज को हमें सेंटर लाइन करना है। हाँ जी, तो ये डिव है और ये इमेज है। ओके, तो हम लोग डिव को फ्लेक्स देके सेंटर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, एक पहला हो गया। बाकी हम डिव को मार्जिन, डिव के इमेज को मार्जिन दे सकते हैं, ऑटो कर दिया। करेक्ट। हाँ जी। और हम लोग अलाइन कंटेंट आइटम्स आता है, एक फीचर आता है तो फ्लेक्स में होता है। ठीक है। और क्या होता है, हम लोग वर्टिकली लाइन और टेक्स्ट सेंटर लाइन कर सकते हैं, वर्टिकल को मिडल देके। तो यार ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इमेज को अलाइन करना है एक डिव में, तो इसको करने के 7-8 वेज हो सकते हैं। मैं सिर्फ 5 की बात करूँ तो आपका फ्लेक्स बॉक्स हो गया, आपका CSS ग्रिड हो गया, आपका टेबल्स हो गए, आपका पोजिशनिंग हो गया, आपका मार्जिन हो गया, एंड मैनी मोर। नेट पे आप देख सकते हैं। बाकी हम जैसे वैल्यूज डिफाइन करते हैं चीजों की, फॉन्ट साइजेस हो गए, पैडिंग वगैरह हो गई, तो उसमें आप क्या यूनिट यूज करते हो और क्यों? हम लोग REM यूज करते हैं ताकि हमारा जो
जो हम लोग बना रहे हैं वो रिस्पॉन्सिव है अक्रॉस ऑल हमारे ब्राउजर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, वो सही दिखे यूआई हमारा। तो पिक्सल से भी रेस्पॉन्सिव हो जाता है, आरईएम ही क्यों? पिक्सल से हमें मीडिया क्वेरीज वगैरह लगानी पड़ेंगी, आरईएम से भी लगानी पड़ेगी। आरईएम से हमारा विद रिस्पेक्ट टू वो हो जाता है ना, आरईएम में हमारा ऐसा होता है कि आप जैसे आप डेस्कटॉप पे ही हो तो आप अक्रॉस डेस्कटॉप जो वेब व्यू पोर्ट्स होते हैं हमारे, उनमें वो चल जाता है हमारा। तो पिक्सल्स भी यूज कर सकते हो यार, ईएम भी यूज कर सकते हो, आरईएम भी यूज कर सकते हो, बट आरईएम और ईएम रिलेटिव होते हैं कि आपका जो एचटीएमएल बॉडी में फॉन्ट साइज है, जो बेस फॉन्ट साइज आपने डिफाइन करा है, उसके रिस्पेक्ट में वो कितने लेंगे। अगर आप बेस फॉन्ट साइज आप मान लो 100% है तो आरईएम आपका 16 पिक्सल लेगा, और मान लो अगर आप बेस फॉन्ट साइज एचटीएमएल का 200 कर देते हो तो जो चीज आपकी वैल्यू आरईएम में है उसका फॉन्ट साइज भी डबल हो जाएगा। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं या फिर जो भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती हैं जो ये फीचर देती हैं कि आप फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, वो आरईएम ही यूज कर सकती हैं। यार आप पिक्सल्स भी यूज कर सकते हो, बट पिक्सल्स के केस में आपकी चीजें ऑटोमेटिकली स्केल नहीं होंगी, जैसे कि फॉन्ट साइज कलर पैडिंग वगैरह हो गई, बट आप डेफिनेटली हैवी लिफ्टिंग कर सकते हो। आप मीडिया क्वेरी से पिक्सल्स के साथ भी कोड लिख सकते हो जैसे जैसे आपको फीचर्स चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट में तुमने यार अपने आप को 8 रेट किया है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कितने टाइप के बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं और कैन यू नेम देम? हमारा नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अनडिफाइंड हो गया, ठीक है, ये 4 हैं। उसके अलावा एरे हो गया, एरे तो बेसिक में नहीं आता, एरे बेसिक में नहीं आता। नल हो गया, ठीक है, 5 हो गए, 5 हो गए, फिलहाल तो ये 5 है। नो प्रॉब्लम। तो बेसिक डेटा टाइप यार अभी 7 टाइप्स ही है। तो जिसकी बात करूँ तो आपका ये नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया, नल हो गया, अनडिफाइंड हो गया, सिंबल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इनको भी देखिए, और बाकी के नॉन प्रिमिटिव टाइप जैसे कि एरे हो गए, फंक्शंस हो गए, आपके मैप्स हो गए, इनको भी देखिए। तो कैन यू टेल मी कि इवेंट्स जो होते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है इवेंट डेलीगेशन का और बबलिंग का। तो जब हम लोग एक डॉम एलिमेंट पे ऐड विंडो डॉट ऐड इवेंट करके लगाते हैं या फिर रिमूव करते हैं, तो हमारा जो भी हम लोग जो टाइप देते हैं इवेंट का और जो उसके फंक्शन या वैल्यू देते हैं हम लोग, वो हमारा डॉम एलिमेंट के साथ लग जाता है। ओके, हाँ जी। और इवेंट बबलिंग क्या होती है? इवेंट बबलिंग का आइडिया नहीं पता। तो इवेंट एडिशन तो सिंपल है यार, आप ऐड इवेंट लिस्नर करके जावास्क्रिप्ट से इवेंट लगा सकते हैं। जैसे आप किसी के क्लिक पे क्या होगा, होवर पे क्या होगा। और सिमिलरली आप बबलिंग समझाऊं तो बबलिंग ऐसे है कि मान लो आपका एक पेरेंट है, उसके नीचे 2 लेवल पे चाइल्ड है, जैसे पी टैग, फिर ए टैग, फिर उसके अंदर स्पैन टैग। तो अगर मैं स्पैन टैग पे क्लिक इवेंट लिस्नर लगा रहा हूँ तो स्पैन क्योंकि एक पेरेंट के अंदर है, स्पैन इनलाइन है या ब्लॉक भी होता मान लो, तो उसके क्लिक पे अगर जो मैं इवेंट होता तो वो ऊपर भी जाता, क्योंकि मेन ब्लॉक पे क्लिक हुआ है राइट, तो ऊपर वाले क्लिक इवेंट पे भी वो ट्रिगर होता। तो इसको प्रोसेस को बोला जाता है इवेंट बबलिंग। तो इससे आप अवॉइड कर सकते हैं कि ऊपर नेविगेट करना है या नहीं करना, या फिर आप मान लीजिए आपने ऊपर लेवल पे ट्रैकिंग लगा रखी है कि इस सेक्शन में क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप वो भी ऊपर जाके ट्रैक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो क्लोजर्स के बारे में सुना होगा आपने, क्या होते हैं? क्लोजर्स हमारा, जैसे हमने सपोज एक फंक्शन है, उसको जब हम किसी वेरिएबल को देते हैं, एक वेरिएबल को हम किसी फंक्शन के उसमें लगाते हैं, जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू एक फंक्शन सेट करते हैं और तो वो वेरिएबल हमारा क्लोजर बन जाता है। ओके। तो यार क्लोजर एक स्पेशल टाइप के फंक्शन है जो कि अंदर से फंक्शन रिटर्न करते हैं। बट इनमें स्पेशल क्या है कि जो अंदर वाला फंक्शन होता है ना, बाहर वाले फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद और अंदर वाला रिटर्न होने के बाद भी जो अंदर वाले फंक्शन के पास है, बाहर वाले फंक्शन का स्कोप एक्सेसिबल होता है। तो इवन दो वो रन हो चुका है, उसकी मेमोरी क्लीन हो जाती है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल गार्बेज कलेक्टर कॉन्सेप्ट, बट स्टिल वो वैल्यूज मेंटेन रहती है। तो इसका एडवांटेज होता है कि आप जो आपकी प्रॉपर्टीज है आप प्राइवेट रखना चाहते हो, आप प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो, वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। और दूसरा, आप यहाँ पे लेक्सिकल स्कोपिंग भी अंडरस्टैंड कर सकते हो प्रॉपरली। तो अगर मैं विद एग्जांपल समझाऊं तो यहाँ पे जैसे मैंने मेक एडर फंक्शन दिखाया आप लोगों को, तो इसमें हमने एक बार मेक एडर कर लिया 5 वैल्यू के साथ, तो 5 उसमें एक्स में स्टोर हो गई। दूसरी बार हमने मेक एडर कर लिया 10 के साथ, तो दूसरी रेफरेंस में 10 एक्स की वैल्यू हो गई।
जब हम बाद में कॉल करते हैं तो इंडिपेंडेंटली एक्स की वैल्यू वाई में ऐड होकर रिटर्न आता है। तो इससे एक्स बाहर पब्लिकली अवेलेबल भी नहीं हुआ और अंदर वाले फंक्शन में से एक्सेस करके हमारी वैल्यू कंप्यूट करके रिटर्न भी कर दी। आउटपुट बेस्ड प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, तो तुम मुझे बताना आउटपुट क्या रहेगा इस प्रॉब्लम में। 30 सेकंड लो और मुझे बताना आंसर। श्योर। थ्री XBC एंड फॉल्स। तो क्या मेरी x की वैल्यू अपडेट होगी एक्स की वैल्यू अपडेट होगी, और y की? वाई की भी हो सकती है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं। बट रेफरेंस अपडेट नहीं होगा, राइट? y का, y की एरे के अंदर की वैल्यू अपडेट होगी ना, हाँ, और z की नहीं होगा डायरेक्ट अपडेट। नहीं होगा। ओके। तो इस आउटपुट प्रॉब्लम की बात करूं तो इसमें यार दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। पहला है आपका पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा कि क्या प्रॉपर्टीज आपकी म्यूटेबल है और इम्यूटेबल है। तो पास बाय वैल्यू बोलूँ तो आपकी पूरी वैल्यू ही कॉपी हो रही है, और पास बाय रेफरेंस बोलूँ तो आपका जो आपने एक डब्बे में चीज डाल दी है उसका एक रेफरेंस है और वो रेफरेंस ही पास हो रहा है। तो जो दोनों को ऑपरेशन करने हैं वो अपने आप डायरेक्ट ही एक ही सोर्स पे करेंगे, लेकिन पास बाय वैल्यू में जो आपने वैल्यू भेजी है उसकी एक सेपरेट कॉपी क्रिएट होती है। ठीक है। तो दूसरा आपका कॉन्सेप्ट होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल चीजें होती हैं यार जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे कि आपका नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, आप इनको जब भी चेंज करेंगे तो ये नई चीजें रिटर्न करेंगे। और म्यूटेबल हो गया आपका ऑब्जेक्ट्स और एरे, तो इनमें आप कुछ भी चेंज करेंगे तो ये चीजें मेन रेफरेंस वही रहेगा लेकिन अंदर की चीजें चेंज होती रहेंगी। तो इस प्रॉब्लम में जैसे आपका एक्स है, ये आपका इम्यूटेबल चीज है, तो इसमें कुछ भी चेंज करेंगे नई चीज रिटर्न करेगा। दूसरा आपका वाई और जेड है, तो ये आपकी म्यूटेबल प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर जाके आप कुछ भी चेंज करेंगे तो वो रेफरेंस सेम रहेगा और ये अंदर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, या ऐड हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो अगला देखते हैं फंक्शन कॉल पे, फंक्शन विद एक्स वाई जेड। तो इसमें अगर आप देखें तो ये चीजें पास हो रही है फंक्शन की ए बी सी में। ठीक है। तो इसमें जो आपकी इम्यूटेबल चीज है वो पास बाय वैल्यू होगी, तो चीजें आपकी कॉपी हो जाएंगी वहां पे जाके। ठीक है। तो वहां पे आप कुछ भी चेंज करेंगे तो चीज वापस नहीं आएगी, लेकिन जो बी और सी में वैल्यू जाएगी वो रेफरेंस जाएगा बाकी दोनों चीजों का, क्योंकि वो पास बाय रेफरेंस है। तो एम इसमें एक नया वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है जो एरे वैल्यू लेता है। चलो कोई नहीं। उसके बाद ए हमने अपडेट कर दिया 3 पे, बट जैसा कि मैंने कहा वो अपडेट नहीं होगा क्योंकि वो पास बाय वैल्यू है, वो उसी स्कोप के लिए ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। दूसरा आपका बी का 0 हमने एक्स कर दिया, तो वो अपडेट हो जाएगा क्योंकि वो म्यूटेबल प्रॉपर्टी है और वो पास बाय रेफरेंस है। सिमिलरली सी का जो फर्स्ट है वैल्यू, उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी जो पहले ट्रू थी, क्योंकि वो भी पास बाय रेफरेंस है, तो अंदर जाके हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप प्रिंट कराओगे ना उन्हें, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा 4, एरे मिलेगा एक्स बी सी, और फर्स्ट और तीसरा फर्स्ट विद द वैल्यू फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें क्या आप मुझे आउटपुट बता सकते हैं कि क्या आउटपुट आएगा इस फंक्शन में और कैसे? ऑफ कोर्स कंसोल डॉट लॉग 1 तो सबसे पहले हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमारा सेट टाइमर फर्स्ट वाला है 1000 मिली सेकेंड्स का है, तो वो हमारा उसमें जाएगा, क्या कहते हैं उसको, टास्क क्यू। कौन सी क्यू होती है? एक क्यू होती है जिसमें हमारे सेट टाइम आउट के फंक्शंस आते हैं। ओके। उसमें जाएंगे दोनों सेट टाइम आउट्स। ठीक है। तो इसका होगा 1432। 1432, यू आर राइट। 1432 विल बी राइट। ठीक है। तो इस आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज होता है आपका पहला कि जावास्क्रिप्ट जो एसिंक्रोनस बिहेवियर है इवेंट लूप की वजह से। इवेंट लूप की बात करो तो यार ये जावास्क्रिप्ट जो अंदर से कैसे एसिंक्रोनसली काम करती है, ये इवेंट लूप होता है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट मैं फ्रेशर से नहीं पूछता क्योंकि मोस्टली उनको नहीं पता होता, लेकिन बहुत लोग पूछते हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो इसके बारे में जरूर पढ़िए। तो इवेंट लूप हो गया, और सिमिलरली सेट टाइम आउट प्रॉपर्टी हो गया कि वो कैसे काम करती है। तो इसमें यार चीजें कुछ सिंक्रोनसली कॉल होंगी, कुछ एसिंक्रोनसली कॉल होंगी। एसिंक्रोनसली मतलब बाद में कॉल होंगी जब ब्राउजर फ्री होगा। ठीक है। तो पहले सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग 1 प्रिंट हो जाएगा। दूसरा है आपका सेट टाइम आउट कंसोल डॉट लॉग 2 आफ्टर 1 सेकेंड। तो ये यार आपका एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट पुश कर देगा अपने क्यू में कि अभी 1 सेकेंड बाद इसे एग्जीक्यूट करना है। दूसरी लाइन है कि सेट टाइम आउट कॉल होगा विद कंसोल लॉग 3 विद 0। इसका मतलब है कि इसको बाद में कॉल करो लेकिन इमीडिएटली कॉल कर लो। ठीक है। तो उसके बाद चौथी लाइन एग्जीक्यूट होगी कंसोल डॉट लॉग 4, तो वो भी इमीडिएट कॉल हो जाएगी। तो आपका आउटपुट हो जाएगा 1 4
इसके बाद देखूं तो एकदम इमीडिएट जो कॉल होने वाली थी, थर्ड नंबर की लाइन, वो आपकी कॉल होगी, आपका 3 प्रिंट होगा, उसके बाद 1 सेकेंड पूरा हो जाएगा, उसके बाद दूसरी लाइन प्रिंट होगी आपकी console.log 2, और फिर आपका इवेंट क्यू भी खाली हो जाएगा और सारा आपका आउटपुट भी आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो अब जैसे आज आपका मैं देख रहा हूँ आपने फ्रेमवर्क लर्न किया और कई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसमें, तो कैन यू टेल मी हमें फ्रेमवर्क चाहिए क्यों है? लाइक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से भी मैं सब कुछ कर पाता हूँ, तो फ्रेमवर्क क्यों चाहिए? फ्रेमवर्क से, नॉर्मल वैनिला जावास्क्रिप्ट से काफी मैसेज आता है कोड करना कई बार, जब आपको काफी एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रोजेक्ट करना होता है, कोई काफी बड़ा प्रोजेक्ट करना होता है, तो वहां पे आपका वैनिला जावास्क्रिप्ट काफी मैसी हो सकता है। तो वहां पे फ्रेमवर्क्स आते हैं जो कोड रीडेबिलिटी और कोड जब हम लिखते हैं तो वो काफी इजी कर देते हैं हमारे लिए। ओके। अब जैसे आपके रिएक्ट फ्रेमवर्क है, तो जो आपका ऑन क्लिक वगैरह है, ये जब साथ में आप करते हो तो इट्स बेटर जबकि आप वहां पे लगाते हो नीचे पे थोड़ा डाउन एक्सेस करके, वहां भी कर सकते हैं। यू मीन रीडेबिलिटी बढ़ती है। ओके, दैट्स वन गुड पॉइंट। Okay. तो यार ये बहुत लोग पूछते हैं और खुद से भी पूछना चाहिए अपने आप से कि हमें फ्रेमवर्क लर्न करने क्यों है। तो फ्रेमवर्क्स यार एक गिफ्ट है जो सीनियर डेवलपर्स ने आपको दी है। तो इसमें सारी की सारी बेसिक फंक्शनैलिटी, बेस्ट प्रैक्टिस बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड होती है, और जो आप फ्यूचर में चीजें यूज करना चाहो इंडस्ट्री लेवल के लिए, कॉर्पोरेट लेवल के लिए, वो भी पहले से सपोर्टेड होती है। जस्ट आपको एक प्लग एंड प्ले वाला चीज होता है, आपको बस ऑन करना है वो फीचर और वो आपके कोड बेस में इंटीग्रेट हो जाएगा। तो कुछ अच्छे फीचर्स की बात करूं तो पहला यार आपको मैन्युअली जाके पूरा HTML अपडेट नहीं करना पड़ता। फ्रेमवर्क्स ऑटोमेटिकली आप एक 2-वे डेटा बाइंडिंग से वेरिएबल लिंक कर सकते हैं HTML से। जैसे आप वेरिएबल अपडेट करेंगे आपका HTML अपडेट हो जाएगा। दूसरा है आपका कि आपको मैन्युअली पूरा फॉर लूप लगा के लिस्ट नहीं लगानी पड़ती, आपको उस पर इवेंट नहीं लगाने पड़ते। तो आप सिंपल एक लूप लगाइए, वो अपने आप काम कर देता है आपका सारा इवेंट वगैरह लगाने का। तो वो पूरा 2 स्टेप प्रोसेस है आपका जो एक में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा है आपका यार ये ऑलरेडी कोड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपको कि आपको हर चीज अलग अलग फोल्डर्स में डिवाइडेड होता है कि किस में क्या चीजें मिलेंगी, किस में क्या मिलेंगी, और एग्जैक्टली उन्हीं स्कोप में रखनी चाहिए चीजें। तो वो बाय डिफॉल्ट देता है आपको। फोर्थ है यार ये आपका कि आपको जो बिल्ड टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं, प्रोडक्शन बिल्ड, मॉडर्न बिल्ड, डेवलपमेंट बिल्ड, तो ये सब सर्वर वगैरह आपको नहीं बनाने पड़ते। पांचवा है आपको कि ये टेस्टिंग वगैरह भी आपको फ्यूचर में करनी हो, या आपके CSS प्री प्रोसेसर वगैरह इंक्लूड करने हो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे, तो वो सब भी आप कर सकते हैं। और बाकी भी चीजें बहुत सारी होती हैं, आप नेट पे और देख सकते हैं इनके बारे में। ठीक है यार, ये फेयर पॉइंट है, कोड रीडेबिलिटी बढ़ती है। और लेकिन ये एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं बैकग्राउंड में, ये बता सकते हो? इसका तो आइडिया नहीं। ओके। कभी कॉन्सेप्ट सुना है कि फ्रेमवर्क्स डॉम, वर्चुअल डॉम का कोई वर्चुअल डॉम यूज करते हैं, हाँ। तो उसका आइडिया वो कैसे यूज करते हैं? एक डॉम की कॉपी बन जाती है। अच्छा। और जब भी हम उस पहले चेंज करते हैं कुछ डॉम में, तो पहले वर्चुअल डॉम में हमारा जो वर्चुअल डॉम की कॉपी है उसमें चेंज होता है, और उसके बाद अपना मेन डॉम है, उसके बाद उसमें चेंज होता है। तो फ्रेमवर्क वर्क कैसे करते हैं, तो इसके एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट फ्रेमवर्क्स क्या क्या इंटरनली यूज करते हैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहला आता है कि यार फ्रेमवर्क जैसे आपको पता है अपने आप जावास्क्रिप्ट में जो आप चेंजेस करते हैं वो आपके HTML में ऑटोमेटिकली चेंजेस कर देता है। तो ये कॉन्सेप्ट वो करता है वर्चुअल डॉम की हेल्प से। तो वर्चुअल डॉम ऐसी चीज है कि आप जैसे ब्राउजर अपना एक डॉम बनाता है, सॉलिड डॉम, जिसपे वो सारा स्टाइल वगैरह लगाने का कंप्यूटेशन कर चुका होता है। जावास्क्रिप्ट से फ्रेमवर्क अपना एक वर्चुअल डॉम बनाते हैं जो थोड़ा लाइट होता है। उसमें जो आप चेंजेस, आपके स्टेट चेंज, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट कोई स्टेट चेंज करी तो आपका HTML चेंज होगा, उसके बेस पे आपके वो पहले वर्चुअल डॉम में चेंजेस करेगा, और फिर जो एग्जैक्टली जो चीजें चेंज होनी है ना, मान लो 10 में 2 चीज चेंज होनी है, वही 2 चीज जाके वहां पे चेंज करेगा। तो आपने रिएक्ट जेस करा, राइट? तो रिएक्ट जेस में कैन यू टेल मी कि क्या क्या लाइफ साइकिल मेथड है जो रिएक्ट जेस यूज करता है? React के लाइफ साइकिल मेथड्स component did mount, component did update, should component update, component will mount, component will unmount, component, हाँ ये कुछ है। क्या आप ऑर्डर बता सकते हैं कि ये सारे जो आपने लाइफ साइकिल मेथड बताए किस ऑर्डर में कॉल होते हैं? तो component did mount, component मतलब 2-3 का आइडिया है। तो माउंट होता है पहले, फिर अपडेट होता है, और आखिरी में डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है। हाँ जी, डिस्ट्रॉय से पहले बिफोर डिस्ट्रॉय चलता है हमारा, और शुड कंपोनेंट अपडेट से पहले चलता है ओके हमारा। हाँ जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
तो बेसिकली लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं आपके जो पावर अप करते हैं आपके फ्रेमवर्क को, आपके कंपोनेंट को अलग अलग फेजेस में। तो बेसिकली 3 फेज होते हैं, एक होता है आपका माउंटेड, एक होता है आपका अपडेशन, तीसरा होता है आपका अनमाउंट। तो माउंटिंग फेज में सबसे पहले आपका कॉल होता है यार कंस्ट्रक्टर, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, उसके बाद आपका रेंडर, और आप उसके बाद आपको कंपोनेंट डिड माउंट जिसमें आप लिस्नर वगैरह लगाते हैं। दूसरा होता है आपका अपडेटिंग फेज, तो इसमें भी आपका गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल होता है, उसके बाद कंपोनेंट शुड अपडेट होता है, फिर रेंडर कॉल होता है, फिर गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट होता है, फिर उसके बाद कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होता है। तीसरा फेज होता है आपका अनमाउंटिंग फेज, जिसमें आपका कंपोनेंट डिलीट हो रहा होता है डॉम में से या जावास्क्रिप्ट में से, तो उसको बोला जाता है कंपोनेंट विल अनमाउंट। इसमें आप लिस्नर जो आपने लगाए होते हैं कंपोनेंट डिड माउंट पे, वो आप यहाँ पे रिमूव करते हैं। तो कंपोनेंट्स में ना अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं प्योर कंपोनेंट्स, एक होते हैं हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स। हाँ, तो इनका आपको आइडिया है दोनों में फर्क क्या होता है? हाई कंपोनेंट्स में हम लोग स्टेट वगैरह यूज करते हैं, एंड प्योर कंपोनेंट्स हमारे स्टेटलेस होते हैं। ओके, तो कौन सी चीज हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे हमें एज सच नॉर्मल प्रॉप से हमारा काम चल जाएगा, वहाँ हम लोग स्टेटलेस कर लेते हैं। और जहाँ पे हमें मैनिपुलेशन चाहिए डेटा के साथ, वहाँ पे हम हाई ऑर्डर कर लेते हैं, HOC कर लेते हैं। ओके, तो प्योर कंपोनेंट्स वर्सेस हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स बहुत अच्छा टॉपिक है। तो प्योर कंपोनेंट्स होते हैं यार आपके डम कंपोनेंट्स, जिनको सिर्फ आप प्रॉप्स के थ्रू डेटा भेजते हैं और उनके बेस पे सिर्फ रेंडर करते हैं। इनमें कोई अपना खुद का मेन लॉजिक, मेन फंक्शनैलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। हाई ऑर्डर आपके कंपोनेंट्स होते हैं यार कि जिनमें बहुत सारा मेन बिजनेस लॉजिक, मेन स्टेट लॉजिक आपका होता है। जैसे कि मान लो आप एक राउटर व्यू बना रहे हो, किस राउट के बेस पे कौन सा पेज आपका रेंडर करना है, या फिर आप पूरा फॉर्म बता रहे हो जो 2-3 स्टेप का है, तो ये हो गए आपके हाई ऑर्डर कंपोनेंट, जिसमें आप अलग अलग फेजेस, अलग अलग लॉजिक डिफाइन करते हो बिजनेस का और यूआई का। तो प्योर कंपोनेंट की बात करूं तो जैसे हो गया आपका कार्ड, जैसे हो गया आपका बटन एलिमेंट। और हाई ऑर्डर कंपोनेंट की बात करूं तो राउटर व्यू हो गया, फॉर्म व्यू हो गया। कैन यू टेल मी कि रिएक्ट में अलग अलग चीज होती है, जैसे स्टेट हो गए, प्रॉप्स हो गए, रेफ्स हो गए, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? प्रॉप्स हम लोग स्टेट हमारा कंपोनेंट लेवल पे वो होती है, डिक्लेयर होती है हमारे। जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके साथ हम लोग स्टेट डिक्लेयर करते हैं। ओके, रेफरेंसेस हमारे अलग अलग चीज़ों के हो सकते हैं। हम लोग रेफरेंस तब बनाते हैं जैसे हमें किसी चीज़ का, जैसे कंपोनेंट है, हमें कंपोनेंट का किसी एक पर्टिकुलर उस पर एक स्मॉल उस पर चिल्ड्रन पे कुछ वो लगाना है। अगर आपको उसका रेफरेंस चाहिए, उसके बारे में पता करना है, उसके चेंजेस के बारे में देखना है, तो हम रेफरेंस यूज कर सकते हैं। और प्रॉप्स हमारा होता है जो हम लोग कंपोनेंट के अंदर भेजते हैं जब हम उनको कॉल करते हैं, कंपोनेंट को कॉल करते हैं। तो स्टेट वर्सेस प्रॉप्स वर्सेस रेफ्स बहुत अच्छा टॉपिक है। स्टेट हो गया यार आपका जो एक्टिव स्टेट आप मेंटेन करते हो जावास्क्रिप्ट में, जो आपके वेरिएबल यूज करते हैं HTML अपडेट करने के लिए, 2-वे डेटा बाइंडिंग में। तो स्टेट आपकी एक लोकल होती है हर एक कंपोनेंट की, जो स्टेट उस कंपोनेंट की चीजों को मेंटेन करती है, और इसको चेंज करने पे ये भी अपडेट होते हैं। दूसरा हो गया आपको प्रॉप्स। तो यार ये प्रॉप्स यूज होते हैं डेटा भेजने के लिए नीचे लेवल पे। आप पेरेंट से चाइल्ड में प्रॉप्स भेज सकते हैं, या आप राउटर से पेज में कॉन्फ़िगरेशन या प्रॉप्स भेज सकते हैं, जिससे आपके जो चाइल्ड लेवल एलिमेंट है वो अपना लॉजिक मेंटेन कर पाए और अपने आप को अपडेट कर पाए। तीसरा हो गया आपका रेफ। रेफ यार एक रेफरेंस है जो जावास्क्रिप्ट इंटरनली यूज करता है ऑब्जेक्ट्स के लिए। वैसे ही रेफ एक आपका एक वेरिएबल है जो फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं किसी भी डॉम एलिमेंट को पॉइंट करने के लिए, किसी भी फंक्शन को पॉइंट करने के लिए, ताकि वो बाद में जाके इसको चीजों को डायरेक्ट कॉल कर पाए, इन्हें बाद में उनको दोबारा से फेच ना करना पड़े। तो अभी रिएक्ट का मार्केट में क्या करंट वर्जन चल रहा है, और कुछ आइडिया है उसमें क्या क्या नया है? ये 17 चल रहा है, ओके, एंड 16 में यूज कर रहा था। 17 में हमारे पास क्या क्या नया आया है, 17 का आइडिया नहीं हुआ, 16 का बताओ। याद नहीं। 16 में हमारे हुक्स आए थे। ओके, हाँ जी, तो जैसे जितने भी हमारे हम लोग पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स यूज करते थे, उनमें हमारे जितने भी लाइफ साइकिल मेथड्स होते थे, तो उनको एक इजियर वे कह लो या थोड़ा कंपैटिबल वे कह लो डेवलपर्स के लिए हुक्स किए गए थे, हुक्स लाए गए थे। ओके, एंड उनसे हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट बना सकते हैं डिस्पाइट ऑफ rather than अपना क्लास कंपोनेंट्स। Okay. तो अभी आई थिंक रिएक्ट का लेटेस्ट वर्जन 20 चल रहा है।
आप उसके लेटेस्ट फीचर्स ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई वुड रेकमेंड कि आप पिछले 2 वर्जन्स के भी बेसिक चीजें देखिए कि क्या क्या नया आया था, कुछ नया मेजर आया था या नहीं आया था। जैसे कि आपका React 16 में फंक्शनल हुक्स आए थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था। उसके बाद आई थिंक आपका React फाइबर आया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था। तो ये सब भी आप देखिए। आपने जैसे बताया फंक्शनल कंपोनेंट्स आए हैं, हुक्स आए हैं, तो इनमें से क्या फर्क है? लाइक अगर मैं क्लास कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ या फंक्शन कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ, तो क्या फर्क पड़ेगा मुझे, और डेवलपर को कौन सा चूज करना चाहिए? डिपेंड करता है डेवलपर की रिक्वायरमेंट पे एज सच। जैसे पर्सनली मैं फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज करता हूँ। ओके। स्टेट लेस कंपोनेंट्स जो हम कहते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स को, तो मैं फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज करता हूँ रेदर देन गोइंग इनटू क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती चीजें, हर जगह दिस डॉट वगैरह कॉल करना एंड सबके रेफरेंसेस लेके सब स्टेट वैल्यूज के या फिर आपके जो आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो उनके, तो फंक्शनल कंपोनेंट्स में तो थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। ओके। तो फंक्शन कंपोनेंट्स होते हैं यार आपके जो फंक्शंस यूज करते हैं बेसिकली, और फंक्शंस में ही आपका एक प्रोसीजर डिफाइन होता है कि ये कॉल होगा, उसके बाद ये कॉल होगा, ये कॉल होगा, अगर आपने वो फंक्शन डिफाइन कर रखा है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में क्या होता है कि आपका एक पूरा प्रोसेस कॉल होता है, अगर आपने वो डिफाइन कर रखा है तो वो ठीक है, नहीं वरना डिफॉल्ट कॉल होगा। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट इसलिए थोड़े हैवी होते हैं। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में पूरा आपका कंस्ट्रक्टर हो गया, इनिशियल माउंटिंग हो गया, अपडेशन हो गया, डिलीट फेज हो गई। बट फंक्शनल में सिंपल है यार, एक बार आपका लॉजिक रेंडर हो गया, उसके बाद आप एक अपडेशन लॉजिक लिख सकते हैं वहां पे, जो सिंपल सा हो सकता है कि वो कब कॉल होना चाहिए और उसके बेस पे क्या एग्जैक्टली अपडेट होना चाहिए, वो भी आप वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन कंपोनेंट्स थोड़े फास्टर होते हैं, इनको कंपाइल नहीं करना पड़ता और इजी टू राइट होते हैं। तो फ्रेगमेंट्स का आइडिया है आपको रिएक्ट में? फ्रैगमेंट्स हम लोग एम्प्टी पेरेंट कह लो। फ्रैगमेंट आपको जैसे आपका एक कंपोनेंट है, उसका आपने पेरेंट दे रखा है, तो आपको डॉम अपना नहीं बढ़ाना है इतना, आपको डिव यूज नहीं करना है, तो हम लोग फ्रैगमेंट रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट करके आता है, जो एज एन एम्प्टी पेरेंट कह लो, आपका रैपर हो जाता है हमारा, हमारे चाइल्ड कंपोनेंट्स पे रैपर लग जाता है। क्यों यूज करते हैं उसे? डॉम साइज ना बढ़ाने के लिए। नाइस। तो रिएक्ट फ्रैगमेंट से यार आप समझ लो कि आपको 2-3 चाइल्ड रैप करने हैं, तो आपको एक पेरेंट डिव उसको देना ही पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम की वजह से रिएक्ट फ्रैगमेंट्स आए। तो रिएक्ट फ्रैगमेंट्स यार एक शैलो डॉम होते हैं, तो शैलो बोलो तो खाली होते हैं। अब ये एक्चुअल में वर्चुअल डॉम इनको समझता है कि यार ये खाली है, तो सिर्फ चाइल्ड पे फोकस करना है, तो सिर्फ चाइल्ड में जो चेंज हो रहा है वही वो अपडेट करता है। लेकिन अगर आप यही बाकी जगह फ्रैगमेंट्स ना यूज करें, तो मान लो आप 20-30 कंपोनेंट्स बना रहे हो और 20-30 कंपोनेंट्स के अंदर 20-30 और इंपोर्ट हो रहे हैं, तो आपको 20-30 एक्स्ट्रा पेरेंट रैपर्स लगाने पड़ेंगे, जो कि प्रॉपरली डॉम एलिमेंट्स इंक्रीज करने का कोई पॉइंट नहीं है। उतना ही पेज आपका हैवी होता है कि जितनी ज्यादा लिस्टिंग हो, तो इसलिए फ्रैगमेंट्स यूज करे जाते हैं बिग एप्स में। तो मान लो आप जैसे पूरी फेसबुक के रेप्लिका खुद बना रहे हो, हाँ जी। तो उसमें जैसे यूजर इन्फो आपके पास है और बाकी चीजें हैं, स्टेट पूरी फीड वगैरह है, तो वो सारा डेटा आप कैसे मेंटेन करोगे और क्या आप यूज करोगे उसके लिए, और क्या क्या मल्टीपल वेज हो सकते हैं उन चीजों को सेव कराने के? पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। जैसे आपने बोला, एक अगर हम फेसबुक क्लोन कर रहे होंगे, तो एक हमारे पास डेटा काफी ज्यादा मतलब डेटा हम काफी एक्सटेंसिव लेवल पे यूज कर रहे होंगे वहाँ पे, और हमारे मेजरली हर कंपोनेंट में डेटा जा रहा होगा। तो आप ये नहीं चाहते कि आप हर एक, जैसे आपका पेरेंट कंपोनेंट है, आपके चाइल्ड कंपोनेंट्स बहुत सारे होंगे, तो आप ये नहीं चाहते कि आप हर में एक एक करके आप कंपोनेंट्स में प्रॉप भेजते रहो, अपना डेटा पास कराते रहो। एंड इसलिए हम लोग एक ग्लोबल लेवल पे एक स्टोर सेट कर देते हैं। अब वो चाहे आप मतलब जनरली रिडक्स हम यूज करते हैं इतने बड़े एक्सटेंसिव लेवल के उसमें एप्लीकेशन में। आपका अगर छोटा कोई वर्जन है, आपका छोटा कोई ऐप है, तो आप कंटेक्स्ट एपीआई भी यूज कर सकते हैं टू स्टोर डेटा एंड टू यूज एक्शंस और यूज एक्शंस एंड रिड्यूसर्स टू मैनिपुलेट योर डेटा एक ग्लोबल लेवल पे, ताकि आपका ऐसा ना हो कि आपने मतलब कई जगह हमारा ऐसा होता है कि हम पेरेंट कंपोनेंट में चेंज करते हैं, जिस वजह से हम चाइल्ड कंपोनेंट में करना होता है, तो वो वन वे तो हमारा फिर भी डेटा फ्लो कर जाता है, कंपोनेंट ड्रिलिंग हो जाती है उसमें, बट स्टिल हमारा कर जाता है। बट आपको चाइल्ड से पेरेंट में, चाइल्ड से कुछ एक्शन की वजह से हमको पेरेंट में कुछ चेंज चाहिए, तो वहां पे हमारे रिड्यूसर्स काफी काम आते हैं।
ओके। तो इसलिए हम लोग रिडक्स प्रेफर करते हैं, मतलब रिडक्स कंटेक्स्ट एपीआई दोनों में होता है। रिडक्स थोड़ा ये है कि आपका बड़े लेवल पे हम रिडक्स यूज कर लेते हैं। ओके। आपने पर्सनली कौन सा यूज कर रखा है? दोनों यूज किए हुए हैं। कौन सा पसंद आया? रिडक्स बेटर है। अच्छा। कंटेक्स्ट एपीआई थोड़ा इजी है, बट हाँ रिडक्स से हमारा थोड़ा फ्लो अच्छा रहता है। ओके, नाइस। तो यार ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि कहाँ पे रिडक्स क्या होता है, कंटेक्स्ट एपीआई क्या होता है। तो रिडक्स यार एक आपका सिंगल टन स्टोर है जहाँ पे पूरी आपकी एप्लीकेशन लेवल की स्टेट मेंटेन होती है। यहाँ पे आप एक्शन, म्यूटेशन, अपडेशन वगैरह रिड्यूसर्स का लॉजिक लिख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आप अपनी स्टेट मेंटेन करते हैं, अपडेट करते हैं और नीचे से रिट्रीवल वाला लॉजिक लिखते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए फॉर की वैल्यू पे है। तो कंटेक्स्ट एपीआई में सिमिलर चीजें होती हैं। कंटेक्स्ट आप पास कर सकते हैं पेरेंट टू बॉटम, तो बट यूज केस इसका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो रिडक्स यार आपका यूज होता है बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में, जैसे कि आप फेसबुक मान लो तो रिडक्स वगैरह यूज कर रही होगी, या मोबैक्स यूज कर रही होगी। तो रिडक्स के अंदर भी आपका एसिंक्रोनस बिहेवियर इतना सपोर्टेड नहीं है। उसमें कुछ आगे पैकेजेस होते हैं, जैसे रिडक्स थंक हो गया, रिडक्स सागा हो गया, वो यूज होते हैं इंटरनली। इनके बारे में भी देखना पैकेज के लिए इंटरमीडिएट डेवलपर्स या बिग प्रोजेक्ट्स में जरूर होंगे। बट कंटेक्स्ट एपीआई जैसे कि अभी 2-3 वर्जन में ही आया है, तो ये थोड़ा अभी ऑन ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी रेडी टू यूज इन प्रोडक्शन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया था बीच में, बट अब ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं जाके डिटेल में। तो अब अगला आता है कि यार व्हेन टू यूज विच वन। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई यार आपका छोटी ऐप के लिए काफी है कि मान लो जिसमें आप पेरेंट और चाइल्ड लेवल की जो नेस्टिंग की बात करूं वो 3 to 4 लेवल ही है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन रिडक्स तब यूज करना चाहिए कि मान लो आपकी जो नेस्टिंग है वो 20 चाइल्ड एलिमेंट्स नीचे तक जा रही है, या 10 चाइल्ड एलिमेंट्स तक जा रही है, या 10 अलग अलग पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट्स टाइप में मैपिंग जा रही है। तो उसमें सब कुछ मैनुअली भेजना इज नॉट आइडियल। तो उसमें आपको रिडक्स ही यूज करना चाहिए। बट कुछ लोग मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, तो आपकी टीम टू टीम आप फाइनल कॉल ले सकते हैं। तो एक चीज मुझे जो फ्रेमवर्क्स के बारे में अच्छी लगती है कि वो जैसे रिएक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, टू वे डेटा बाइंडिंग। तो क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम इसको मैनुअली इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? तो 2 वे डेटा बाइंडिंग यार एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप खुद से जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करना चाहें, तो अगर आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो सीनियर लेवल के लिए मैं बोलूंगा कि 2 वे डेटा बाइंडिंग यार खुद से इंप्लीमेंट करो। तो क्वेश्चन में पूछे, इंटरव्यू में पूछे ना पूछे, बट आप एक अलग लेवल के डेवलपर बन जाओगे। तो इसकी मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। आप टाइम लीजिए वीडियो रोक के, आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। तो प्रोमिसेस तुमने यूज करें? यूज किए हैं। ओके। तो प्रॉमिस हम एसिंग अवेट में लिख सकते हैं। प्रॉमिस को एसिंग अवेट मिल सकते हैं, बिल्कुल। तो प्रॉमिस जब एसिंग अवेट कंपाइल होता है तो वो किस चीज में कन्वर्ट होता है? इंटरनली एसिंग अवेट मतलब क्या यूज करता है? प्रॉमिस। ठीक है। तो प्रोमिसेस यार ये आपका एक वादा है कि मैं भाई तुझे वादा कर रहा हूँ कि कल तुझे जब मदद चाहिए होगी तो मैं कर दूंगा। तो या तो वो वादा पूरा होगा या वो वादा पूरा नहीं होगा, जिसको बोला जाता है सक्सेस और फेल। तो इसको इम्प्लीमेंट लिखने के लिए, लॉजिक लिखने के लिए एक नॉर्मल प्रॉमिस है, एक आपका एसिंग अवेट का कोड है। तो दोनों में बस इतना ही फर्क है कि यार एसिंग अवेट जो है थोड़ा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में आया है, ये ज्यादा रीडेबल होता है। तो लेकिन इंटरनली जब जावास्क्रिप्ट फाइल बनती है तो ये इसी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ब्राउजर को यही समझ आता है। अभी इतना ज्यादा नहीं समझ आता, बहुत कम ब्राउजर में है। तो एसिंग अवेट का सीन ऐसे है यार कि जहाँ पे आपने अवेट लिख दिया ना, वो वहां पे सिंक्रोनस कॉल हो जाती है। तो उसके नीचे वाली चीजें तब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगी जब तक आपका अवेट वाली चीज कॉल ना हो जाए। और एसिंग आप डिफाइन करते हैं जहाँ पे आप अवेट यूज कर रहे हैं, और उस फंक्शन को, या फिर आप उस फंक्शन को ही एसिंग डिफाइन कर सकते हैं कि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, बाद में रिटर्न करेगा चीजें आपको। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल तो एपीआई कॉल हो गया, या फिर आपका सेट टाइम आउट के बाद आपने कुछ कंप्यूट करने का रिटर्न करना है, या फिर आप जहाँ भी आप किसी और चीज पे डिपेंडेंट है एसिंक्रोनस कॉल होगी, उसमें यूज कर सकते हैं। मान लो तुम्हारी 5 एपीआई है, तुम्हें पांचों को इकट्ठे कॉल करना है, और जब वो पांचों का रिजल्ट आ जाए ना, तो तब तुम्हें कोई ऑपरेशन करना है। मान लो पांचों का रिजल्ट प्रिंट कराना एक ही बार में। promise.all शेड्यूल करके एक है हमारे पास, जिसमें हम लोग एक एरे ऑफ ऑल दी जो आपके हैं URLs जो आपके प्रोमिसेस हैं
प्रोमिस नहीं है, जो आपके सिंगल रेट हैं, जो कॉल्स हैं वो आप भेज सकते हो। वो आप 500 को एक एरे बना के उसमें भेज सकते हो। अच्छा। एंड फिर उस क्या होता है कि 500 के जब तक हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आते, चाहे स्टेटस सही है चाहे गलत है, जब तक 500 के रिस्पॉन्स नहीं आते तब तक वो हम लोग नेक्स्ट आगे नहीं जाते। ओके। तो वो वेट करता है 500 के रिस्पॉन्स आने के लिए। ओके। हाँ जी। Okay. तो अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि यार मल्टीपल एपीआई कॉल्स कैसे करनी है। तो उसमें दो चीजें होती हैं कि यार आप सारी कॉल्स इकट्ठे कर दो, वो सीरीज में कॉल होंगी थोड़े थोड़े डिले के साथ, और फिर उनमें अलग अलग कॉल बैक डिफाइन कर दो। दूसरा है कि मान लो एक यूज केस है कि मुझे सारी कॉल करनी है 5-6, उसके बाद डेटा लाके एक ही बार में पूरी वेबसाइट दिखानी है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, promise.all या फिर promise.all सेटेड यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि आप promise.all में सारी आप अपनी एसिंक्रोनस फंक्शन बता सकते हो या एपीआई कॉल डिफाइन कर सकते हो। तो जब वो पूरी कॉल हो जाएगी, promise.all आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसमें promise.all के कॉल बैक में आपका सक्सेस होगा या फेल होगा, उसमें आप जाके अपनी चीजें हैंडल कर सकते हैं, और कॉल बैक्स में आपको डेटा मिल जाएगा जो उन एपीआई से रिटर्न होगा। और promise.all में भी सेम होता है, बट उसमें एक फर्क है कि promise.all में मान लो आपने 6 चीजें कॉल कराई हैं, उनमें से एक फेल हो गई तो promise.all फेल हो जाएगा, लेकिन promise.all सेटल में वो सक्सेस में जाएगा विद प्रॉपर एरर मैसेज कि आपकी 5 चीजें सही हुई हैं और 6 चीजें फेल हुई हैं, तो उनका जो रिस्पॉन्स है अकॉर्डिंगली आप हैंडल कर सकते हैं। तो मान लो मैं तुम्हें ये वेबसाइट देता हूँ ओपन करके, और तुम्हें इसे फ्रेमवर्क में कंपोनेंट में डिवाइड करना है, तो तुम मुझे बताना कि तुम किस किस चीजों को कितना कितना ब्रेक करोगे। ठीक है, तो जैसे हमारा पहले हेडर है, तो हेडर का हमारा एक हमारा हैमबर्गर बटन हो गया, लोगो हो गया, सर्च जो है हमारा, उसमें सर्च में भी हमारा इनपुट अलग और हमारा जो सर्च बटन है वो अलग हो जाएगा। ओके। हम लोग जो माइक का बटन है और जो बाकी आइकन्स हैं, इन सबको एक बना के अच्छा। उसमें अलग अलग अपना जो फंक्शन वो करेंगे, जो यूज केस उनका होगा, जो आइकन्स उनमें हैं, जो या तो आइकन्स या इमेजेस जो यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग एक कंपोनेंट जनरेट बना सकते हैं। उसके बाद ये जो साइड बार है हमारे पास, हम साइड बार में हम लोग एक साइड बार में कंपोनेंट बना देंगे कि लेबल राइट में और हमारा आइकन लेफ्ट में। ओके। और जो फंक्शन ये लोग जो हमारा जैसे लिंकिंग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो हमने इनके साथ पास करवा दिया प्रॉप्स में। ठीक है, तो उसमें तुम देखोगे कि अलग अलग चीजें आ रही है। जैसे पहला सेक्शन है, उसमें तुम्हारी वीडियोस वगैरह आ रही होंगी, उसके नीचे लाइक्स वाइक्स आ रहे होंगे, प्लेलिस्ट आ रही होंगी। ठीक है। हाँ जी। तो इनके लिए तुम सेम कंपोनेंट यूज करोगे या अलग कंपोनेंट बनाओगे? हम सर एक बात कर रहे हो, नहीं आता है। ये लेफ्ट में ऊपर तुम देख रहे हो होम एक्सप्लोर वगैरह आ रहा है, हाँ, तो इसके लिए सेम बन जाएगा हमारा। और उसके नीचे प्लेलिस्ट वगैरह आ रही है, लाइक्स आ रहे हैं, लाइक्स डिसलाइक टाइप वीडियोस आ रही होंगी, लाइब्रेरी हिस्ट्री है, योर वीडियोस वॉच लेटर। हाँ जी। तो मतलब ये अलग अलग सेक्शन में, राइट? हाँ, तो ऊपर वाला अलग सेक्शन है, नीचे वाला अलग सेक्शन है। सेक्शन, तो ये हम अलग लोग अलग एक बनेंगे, सेक्शन सेम में अलग अलग बनेंगे। आप जो मेन आपका साइड बार होगा, उसके अंदर आपको 2 सेक्शन बना देना है, ओके, जहाँ से आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है। तो वो सेक्शन का एक कंपोनेंट होगा या अलग अलग बनाओगे दोनों की? आप बना सकते हो, आप जनरेट कर सकते हो उसको कि आप कितनी वैल्यूज चाहिए। जैसे सपोज आपको पूरे आपने एक एरे में ले लिया, आपने एरे को एक उसमें पास करा दो कि आपने लिमिट दे दी कि आपको इस सेक्शन में 5 ही चाहिए, इस सेक्शन में 6 ही चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग आप एक बना दो, उसको दोनों में यूज हो जाएगा। ओके, रीयूज करोगे? रीयूज हो जाएगा। तो यार ये वेबसाइट डिवाइड करना एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। ये फ्रेमवर्क टू फ्रेमवर्क वेरी भी करता है। इसकी आइडियल अप्रोच तो ये होती है कि जितना छोटा तोड़ सकते हो उतना तोड़ो रीयूजेबल कंपोनेंट्स में। तो लेकिन इतना भी मत ब्रेक करो कि आप इसे कभी यूज ही ना कर पाओ। जैसे कि आप आइकन्स हो गया, आप एक एक आइकन इंपोर्ट करोगे एक बटन के अंदर, फिर बटन इंपोर्ट करोगे मोडाल के अंदर, फिर मोडाल इंपोर्ट करोगे किसी और चीज के अंदर, तो वो आइडियल नहीं है। तो इतना ही ब्रेक करना चाहिए जितना ब्रेक हो पाए और रीयूज हो पाए आपका। तो ये HTTP और HTTPS पढ़ा होगा कॉलेज में, राइट? तो इनके बैकग्राउंड में क्या वर्क करता है? जैसे मैं URL डाला, मैंने amazon.com एंटर मार दिया, सामने तो मेरी वेबसाइट खुल जाती है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या होता है? आईपी पे जब आप कॉल करते हो तो हर डोमेन के साथ आपका एक आईपी होता है। अगर वो आपका आईपी लोकल पे है तो पहले लोकल पे हिट मारेगा। तो कई बार आपने सुना होगा कि आपका आईपी वो कर लिया लोगों ने, कि आपने एक्चुअल वेबसाइट था, पर क्योंकि आपके लोकल पे आपका उसका डोमेन नेम का आईपी
ऐसा सेट था कि वो उसने आपको किसी और पेज पे लैंड करवा दिया। ओके। तो होता यही है कि पहले वो आपका लोकल देखेगा, उसका जब आपका लोकल नहीं मिलेगा उसको तो वो बाहर बाकी आईपी ढूंढने जाता है। तो जैसे ही उसको आईपी रिट्रीव करता है वो उस आईपी पे कॉल जाती है, और वो आईपी पे जब आप आईपी से वो आपका पेज होता है। ओके, तो ये तो हो गया आईपी लेवल की बात, बट नेटवर्क लेवल पे कैसे काम करता है? नेटवर्क पे कैसे इंटरेक्ट करता है कि क्लाइंट को जो ब्राउजर है उसको डेटा भेजना है, नहीं भेजना? सर्वर से आता है। कैसे? जब आपने यूआरएल एंटर किया तो उसके बाद वो आपका ब्राउजर आपको आपके जो सर्वर होता है उस साइट का, उस पर कॉल जाती है कि हाँ बंदा आया है। तो ऑन पेज लोड आप क्या चाहते हो, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है, सर्वर को पता होगा, या आप अपने प्रॉप्स में सच पैरामीटर्स में भेजोगे उसको, तो वो वहां से रिट्रीव होके, जैसे आपका कई बार होता है पूरा एचटीएमएल बन के आता है, कई बार आपकी कुछ फाइल्स होती हैं जो सर्वर से वो आती हैं ऑन पेज लोड, तो उस अकॉर्डिंग आपका पूरा पेज बन के आता है। ओके, ठीक है। तो इसमें रिक्रूटर यह जानना चाहता है कि आप वेबसाइट एंटर करते हो तो बैकग्राउंड में वो आपका आईपी ढूंढने का काम कैसे होता है, आपका डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, आपका वो सिक्योर प्रोटोकॉल कॉल होती है नहीं होती। तो इसको दो फंडे है। सबसे पहला है आपका जो आईपी रेजोल्यूशन है कि डीएनएस कैसे ढूंढता है, वो डीएनएस में आईपी कैसे मिलता है, होस्ट से आपका आईपी कैसे मैप होता है, फिर आपका नेटवर्क पे रीराउट कैसे होता है। दूसरा है आपका आईपी मिल गई, वेबसाइट मिल गई, अब उनमें 3 वे हैंडशेक कैसे होता है कि हाँ मुझे डेटा चाहिए, मैं डेटा भेज रहा हूँ, लेकिन हम इंश्योर कैसे करें कि पूरा डेटा ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर। तो वो हैंडशेक होता है और कैसे कैसे पैकेट्स में जाता है। तो ये डिटेल में आप नेटवर्किंग में देख सकते हैं, डायग्राम में यहाँ पे दे दूंगा, बट स्टिल आप और पढ़िए इसके बारे में। तो डीएस के क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ठीक है, पहले अप्रोच बताना मेरे साथ, मेरे को कोड करने से पहले, ठीक है? श्योर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यार आपको स्ट्रिंग रिवर्स करनी है, हाँ, तो आप कितने मेथड से कर सकते हो जो आप पॉसिबल थिंक की हो सकता है? आपको स्ट्रिंग रिवर्स करनी है हाँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक स्टैक बना सकते हो। ओके। उस स्टैक में आप एक एक करके स्ट्रिंग का इंडेक्स, आप एलिमेंट जो आपका फर्स्ट इंडेक्स होगा, फिर सेकंड इंडेक्स होगा, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, तो आपको पुश करा सकते हो। जब पॉप कराओगे तो वो उल्टे आ जाएंगे, रिवर्सल में आ जाएंगे। और दूसरा? उसके अलावा आप ये कर सकते हो कि आप एक एरे बना सकते हो। एरे में आप उसको उल्टा रिवर्स करा के आप उसको स्टोर करा के निकलवा सकते हो, या आप डायरेक्ट ही ये कर सकते हो कि आपने एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग में आपने पुश करते गए आप, जब जैसे आपने फॉर लूप चलाया अपने स्ट्रिंग पे अपनी, और उल्टे में आपने ट्रैवर्स कर रहे हो, और आप जो भी फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है उसको आप न्यू स्ट्रिंग में आपने डाल दिया। तो कोई ऐसा मेथड भी आता है जावास्क्रिप्ट का जिससे मैं जो बाय डिफॉल्ट ये सब इंप्लीमेंट करके बैठा हूँ और मैं बस उसे कॉल कर लूँ, सीधा रिवर्स करके रिटर्न कर दे? रिवर्स आता है क्या? पूछो। स्ट्रिंग डॉट रिवर्स करके अगर कुछ होता हो तो हाँ, होता है। होता है। ओके, तो एक बार इंप्लीमेंट कर दो रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग एंड्रॉइड। श्योर। और मुझे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दो। तो इसमें यार मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं रिवर्स करने के, जैसे कि पहले आप एरे से कर सकते हैं, एरे का स्टैक बना के भी कर सकते हैं, अलग से स्ट्रिंग बना के भी एक एक कैरेक्टर उसमें पुश करके रिवर्स में कर सकते हैं, या नेटिव जावास्क्रिप्ट का रिवर्स ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं, बट वो आपसे इंटरव्यू क्यों यूज करवाएगा। तो अलग भी अप्रोच हो सकती है, और कोई सोचो तो कुछ भी यूज कर सकता हूँ मैं। तो जो आपको सही लगे आप वो दे सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ON ही रहेगी, जो मर्जी यूज करें। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो सकती है स्ट्रिंग के बेस पे, एरे के बेस पे जो आप यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आप रिकर्जन भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ सर। तो आपने कॉलेज में 10 बार करा होगा, आप बेसिक पैलिंड्रोम कैसे बताता है एक फंक्शन, ये फंक्शन लिखो कि वो चेक करे कि पैलिंड्रोम एक स्ट्रिंग है या नहीं है, स्ट्रिंग उसे आर्गुमेंट में मिलेगी। तो जैसे आपने रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग बोला, तो हम सेम चीज को पैलिंड्रोम के लिए यूज कर सकते हैं। ओके। हम लोग जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है जो हमारी फंक्शन में आएगी, उसको हम रिवर्स में देख सकते हैं। एक हमने नया स्ट्रिंग बनाई, हमने उस रिवर्सल को स्ट्रिंग में सेव कर लिया। ठीक है। हम उन दोनों को जो हमारे उसमें आ रही है, पैरामीटर में आ रही है, और जो हमारे जो नई रिवर्सल वाली स्ट्रिंग है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों सेम हुई तो वो पैलिंड्रोम है, वरना वो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, ये अप्रोच तो हो गई, ये वर्क करेगी डेफिनेटली। हाँ जी। तुमने पूरी ON की
इसमें इस अप्रोच में तुम मुझे बताओगे कि तुमने कितनी स्पेस यूज करी और क्या कॉम्प्लेक्सिटी यूज? हमने क्योंकि नई स्ट्रिंग बनाई है और स्ट्रिंग कैरेक्टर आ रहे होता है हमारा, तो उसमें हमने O ऑफ n यूज किया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी वो भी O ऑफ n ही है। ओके, तो क्या मैं इसे सिंगल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकता हूँ? मान लो मैं सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लूँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 कर दूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स पे हम लोग एक पॉइंटर कह लो, वेरिएबल कह लो, सेट कर सकते हैं और उन्हें धीरे धीरे ट्रेवर्स करते हुए कंपेयर कर सकते हैं। ओके, कि अगर हमारा फर्स्ट और लास्ट सेम है तो हम आगे बढ़ेंगे एक स्टेप। करेक्ट। तो जहाँ पे हमारा फॉल्स आएगा दैट मीन्स वो पैलिंड्रोम नहीं है हमारा। करेक्ट, हाँ जी, ठीक है, ये तो हो गया ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस अप्रोच की? वो O ऑफ 1 होगी और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n/2 होगी। ठीक है, करेक्ट। तो उसे O बाय n भी बोल सकते हैं जनरल फॉर्म में, लेकिन एग्जैक्ट बताना ज़्यादा बेटर। तो इसी को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं मीडियम लेवल पे। तो मान लो कि ये तुमने एक फंक्शन बना लिया पैलिंड्रोम निकालने का। अब मैं बोलता हूँ कि एक और फंक्शन बनाओ जो एक प्रॉपर स्ट्रिंग ले रहा है इनपुट में, ठीक है, और उसमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट मेरी पैलिंड्रोम है उसको रिटर्न करना है। मान लो मैं तुम्हें इनपुट दे रहा हूँ A B A मैडम और B A। अब इसमें मुझे बताओ कि क्या क्या पैलिंड्रोम स्ट्रिंग हो सकती है। जो हमारी स्ट्रिंग है वो है A B A मैडम एंड B A। या तो ऑफ कोर्स हमारी A B A एक पैलिंड्रोम है, करेक्ट, मैडम एक पैलिंड्रोम है, करेक्ट। जो हमारा जी और क्या लिख रहा हूँ, और कोई पॉसिबल है? नहीं और भी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। ये तो दो हैं। अब मुझे अप्रोच बताओ कि मैं किस वे में ये सबसे लॉन्गेस्ट निकाल के रिटर्न करा सकता हूँ। तो हमारी अप्रोच वही रहेगी कि हमने फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स से हम लोग ट्रैवर्सल शुरू करेंगे। ओके, दोनों तरफ एक वेरिएबल बनाएंगे ओके। और जो जो सिमिलर आ रहा है वहां से हम शुरू कर देंगे उसको। जैसे हमारा जैसे हमने फर्स्ट शुरू किया, फर्स्ट इज A एंड लास्ट इज A, तो हमने हमने सेकंड पे जाएंगे हम लोग। जहाँ पे ब्रेक करेगा वहां पे हम लोग उससे पहले का काउंट ले लेंगे और जहाँ पे हमारा ब्रेक करेगा उसके बाद हम लोग नई स्ट्रिंग के लिए नई पैलिंड्रोम ढूंढने के लिए शुरू करेंगे। तो सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। तो मान लो तुम अपने में ही कर रहे हो, हाँ। तो जैसे तुम्हारा लेफ्ट में A है हाँ। और राइट में भी है, तो वो पहले ट्रू हो गया। वो लेकिन नेक्स्ट में तुम्हें A मिला और दूसरे में B मिला, हाँ जी, तो नेक्स्ट में तुम्हें A मिला और दूसरी साइड B मिला, B मिला, तो ये तो तुम्हारा फॉल्स हो गया। False हो गया। अब क्या करोगे? तो हम अब क्या करेंगे, हम लोग एक तरफ जो फ्रंट पे है उसको A पे रखेंगे ओके, और सेकंड वाले को एक इधर शिफ्ट कर देंगे ओके, और फिर चेक करेंगे। ओके। फिर तो तुम्हें फिर फॉल्स मिलेगा। फिर फॉल्स मिलेगा तो हम इधर वाले को शिफ्ट कर देंगे। ये तुम कैसे ट्रैक करोगे? इस बार इधर वाले को शिफ्ट करना है, इस बार उधर वाले को शिफ्ट करना। तो जब हम पहले जिस तरफ को शिफ्ट करेंगे तो उसके अपोजिट वाले को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये तुम्हें ट्रैक रखना पड़ेगा कि पिछली बार किसको शिफ्ट किया था। लेकिन ये तो तुम फंस जाओगे। मान लो हमारी स्ट्रिंग इतनी लंबी नहीं है, शायद वो भी है एक चीज। फिर कैसे करोगे इसमें? फिर इसको करने के लिए ये अप्रोच तो नहीं वर्क करेगी, कोई और अप्रोच सोचो। नहीं बोल दो। ये अप्रोच में तो फंस जाओगे। हाँ जी, हर बार चेंज करना लेफ्ट राइट। मान लो स्ट्रिंग ही छोटी है तो कैसे करोगे? मान लो मैं A B है तुम्हें दे रहा हूँ, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा और कब पता लगेगा कि ये पैलिंड्रोम है? पैलिंड्रोम है या नहीं है? तुम A पे ट्रू हो जाएगा, B पे आ जाओगे दोनों, फिर आप किसको लेफ्ट राइट करोगे? अच्छा, दैट्स ट्रू। मान लो तुम्हें A B C D E F दे रहा हूँ, फिर तो होगा ही नहीं इसमें भी। तुम्हें कैसे पता लगेगा? तुम तो लेफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट करते राइट रहोगे। शिफ्ट करते रहेंगे। नहीं। ओके तो ये क्वेश्चन यार थोड़ा ट्रिकी है। इसके 4-5 अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन के लेवल के बेस पे आंसर्स हैं, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऐसा आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए वर्क कर रहा है विद एग्जैक्ट कोड, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सॉल्यूशन के बेस पे चेंज होगी।
तो वहाँ जाके जरूर देखना डिटेल के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बिल्कुल ऑनेस्ट वीडियो थी। जो कैंडिडेट था उसको नहीं पता था कि क्या स्क्रिप्ट है, क्या क्वेश्चन है। मैंने थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का ही पूछा था, तो हो सकता है इससे आपको बेसिक, हो सकता है आपसे इससे इजी पूछा जाए, हो सकता है आपसे इससे मुश्किल पूछा जाए, हो सकता है आपसे सिर्फ डीएसए पूछा जाए। लेकिन 2-3 राउंड अगर मैं कंबाइन करूं एक राउंड में, तो वो सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस ही होते हैं जो यूजुअली पूछे जाते हैं स्टार्टअप्स में या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। सर्विस बेस्ड कंपनी में इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ईजी रहता है। बट स्टिल इनमें से 4-5 क्वेश्चन आपके वहाँ यूज होंगे। तो मुझे कमेंट में बताना कोई फीडबैक हो तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।